हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के 14वें एपिसोड में हैं, जहां हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाकी के बचे हुए रूलों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूँगा। तो आप लोगों ने अपना होमवर्क तैयार किया है ना? चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के होमवर्क की ओर बढ़ते हैं पहले होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, पहला होमवर्क था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें पहला वाक्य था वह घर जा रहा था। वह घर जा रहा था, सब्जेक्ट है वह। ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वाज या वेयर में से वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज, उसके बाद भी फॉर गोइंग, ठीक है, गोइंग टू हाउस, है ना। ही वाज गोइंग टू हाउस, सिंपल है। दूसरा है मैं टीवी पर फिल्म देख रहा था। यहाँ सब्जेक्ट है आई के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग, है ना। आई वॉज वॉचिंग ए मूवी ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। तीसरा वाक्य है वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। सब्जेक्ट है दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। दे वेयर नॉट, कुछ नहीं कर रहे थे, दे वेयर नॉट। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट तो हम लोगों ने पहचान लिया कि वे लोग हैं। अब यहाँ पहचानना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है कुछ नहीं, और इसी में नेगेटिव भी छुपा हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ नॉट का प्रयोग ना करके इस प्रकार से इसको बनाएंगे कि दे वेयर डूइंग नथिंग, ठीक है। दे वेयर डूइंग नथिंग। अब यहाँ नथिंग में ही नहीं छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। दे वेयर डूइंग नथिंग सही होगा। चौथा है हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो सब्जेक्ट है वी के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वी वेयर प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन, बच्चों के साथ खेल रहे थे। पांचवा है तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। यू वेयर नॉट हेल्पिंग हिम। छठा वाक्य है मैं अपने गांव जा रहा था। तो सब्जेक्ट यहाँ आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज गोइंग टू माई होम, सॉरी विलेज है ना, अपने गांव, तो माई विलेज हो जाएगा, ठीक है। आई के लिए माई का प्रयोग किया गया। सातवां वाक्य है उसका भाई तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। सब्जेक्ट है हिज ब्रदर। अभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। हिज ब्रदर वाज नॉट लुकिंग फॉर यू। यहाँ हम फ्रेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लुकिंग फॉर यू, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हो, सर्चिंग यू, ठीक है। आठवां वाक्य है क्या तुम मुझे बुला रहे थे। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो वाज या वेयर आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो वेयर यू कॉलिंग मी, ठीक है। नौमा है क्या बच्चे मिठाई खा रहे थे। क्या बच्चे मिठाई खा रहे थे। तो बच्चे बहुत सारे हैं, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट। 10वां वाक्य है क्या वहाँ वर्षा हो रही थी। वाज इट रेनिंग देयर। यहाँ पे प्राकृतिक घटना है वर्षा होना, तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट जब इट हो जाएगा तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का ये कंप्लीट हो गया होमवर्क। आप लोग चेक कर लेंगे अपना अपना कितनी सही कितनी गलत आप लोगों का हुआ है। तो स्टूडेंट्स, दूसरा आपका होमवर्क था
सेंटेंस करेक्शन अकॉर्डिंग टू जिस टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। तो पहला जो सेंटेंस है देखेंगे उसको, वेयर इट रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए कि वेयर का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट जबकि इट है, तो ये पहली गलती है। वाज का प्रयोग होगा, वाज इट। उसके बाद रेन के साथ आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा, वाज इट रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये सही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका मतलब मूसलाधार वर्षा होना, है ना, मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है, ये फ्रेज है। दूसरा वाक्य है, ही एंड आई वाज गो टू मार्केट। तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो ही एंड आई है, तो ही एंड आई प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो जब प्लुरल हो गया तो इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, ही एंड आई वेयर गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। चलिए तीसरा वाक्य देख लेते हैं, पीपल वेयर परचेज फ्रूट्स इन द मार्केट। तो इसमें क्या हो जाएगा, पीपल वेयर परचेजिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। बढ़ते अगले वाक्य की ओर, वाज यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है यू और यू के साथ वाज का प्रयोग कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। यू के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। तो वेयर यू रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, है ना। उसके बाद न्यूज़पेपर और क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, वेयर वी प्ले फुटबॉल। तो वेयर का प्रयोग तो यहाँ सही किया गया है, वी के साथ वेयर का प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ एक गलती है कि प्ले के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया। वेयर वी प्लेइंग फुटबॉल, ये सही होगा, ठीक है। छठा, हिज ब्रदर वेयर नॉट कम हियर। तो हिज ब्रदर है, तो देखिए कि हिज ब्रदर क्या है, तो हिज ब्रदर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसका भाई, एक भाई के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये सिंगुलर हो गया। तो हिज ब्रदर के साथ क्या लगेगा, वाज का प्रयोग होगा, जबकि वेयर का प्रयोग कर दिया गया है। हिज ब्रदर वाज नॉट, इसके बाद कम है तो यहाँ कमिंग हो जाएगा, कमिंग हेयर। सातवां वाक्य है, आई वेयर नॉट रीड द नॉवेल। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट आई है और आई के साथ वेयर का प्रयोग करना गलत है। आई वाज नॉट रीडिंग द नॉवेल। यहाँ पे देखेंगे कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें आई के साथ भी वेयर का प्रयोग होता है, तो मैं उसकी चर्चा बाद में करूँगा। वो स्ट्रक्चर पर आधारित ट्रांसलेशन होता है, उसमें एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके साथ आई के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, तो मैं उसकी चर्चा भी बाद में करूँगा। अभी हम लोग होमवर्क पे ध्यान देते हैं। हिज ग्रैंडफादर वेयर नॉट प्लांट द ट्री। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट है हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, ग्रैंडफादर, तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, है ना, उसके दादाजी, दादाजी तो एक है, तो इनके साथ क्या प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, लेकिन वेयर का प्रयोग कर दिया गया है। वाज नॉट प्लांटिंग, प्लांटिंग का प्रयोग करेंगे, यहाँ प्लांट केवल है, प्लांटिंग द ट्री। अगला सेंटेंस है, इज दैट बॉय बीट यू। तो यहाँ पे इज का प्रयोग तो बिल्कुल ही गलत है ना, वाज का प्रयोग हो जाएगा, वाज दैट बॉय बीटिंग यू, ठीक है। 10वां है, ही इज द मैन हु वाज सेलिंग वेजिटेबल। तो यहाँ देखिए
ही इज़ द मैन नहीं होगा, ही वॉज द मैन होगा, क्योंकि ऊपर हेडिंग में दे रखा हुआ है कि आपको करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट में ही सेंटेंस होगा, ही वॉज द मैन हु वॉज सेलिंग वेजिटेबल। ठीक है। 11वां और अंतिम वाक्य है, देयर वॉज अ ओल्ड मैन हु इज आस्किंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। देयर वाज का प्रयोग तो सही है क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो एन का प्रयोग करेंगे, एन ओल्ड मैन। एन का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि अगला जो नाउन है वो वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड से शुरू होता है, तो उसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है। देयर वाज एन ओल्ड मैन हु वाज आस्किंग फॉर हेल्प। अच्छा, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? देयर वाज एन ओल्ड मैन हु वाज आस्किंग फॉर हेल्प। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो मदद मांग रहा था। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस करेक्शन का सही हुआ होमवर्क। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से सारे लोगों का बिल्कुल 100% सही हुआ होगा। यदि किन्हीं का गलत भी हुआ है तो कोई बात नहीं, उन्हें सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगला होमवर्क क्या था? हिंदी वर्ड मीनिंग थे। कुछ शब्दों को मैंने लिखाया था, उसका हिंदी वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिख करके रखने के लिए कहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप लोग वैसे भी बहुत तेज हो। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लीजिए, आप मिला लीजिए। कर्नल, पहला शब्द है कर्नल। तो कर्नल और दूसरा शब्द लेफ्टिनेंट, ये दोनों ही जो है पद के नाम हैं, तो ये हिंदी और इंग्लिश में सेम ही कहे जाते हैं। तीसरा शब्द है एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना। ठीक है। चौथा है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट तो सारे लोग जानते हैं, दुर्घटना। पांचवा फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट का मतलब प्रतिपूर्ति होता है। छठा है साइकी। साइकी का मतलब होता है मन, और इसी वर्ड से बना है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। सातवां है मेजाई। तो मेजाई भी एक ऐसा शब्द है जो कि एक नाम ही है। यह मेजस का ये प्लुरल फॉर्म होता है। और ये जो मेजाई थे, ये यीशु मसीह के जन्म होने के बाद ये 3 वृद्ध व्यक्ति थे जो सबसे पहले यीशु मसीह को उपहार देने के लिए, कुछ प्रेजेंट्स देने के लिए गए थे। और तभी से जब भी क्रिसमस मनाया जाता है तो सेंटा क्लॉज के रूप में उन्हें उपहार देने की प्रथा है ईसाई धर्म में। तो उसके पीछे का कारण यही है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो मेजाई जो लोग थे, इन 3 वृद्ध लोग थे जिनके काफ़ी पके हुए बाल थे, दाढ़ी थे, काफ़ी वृद्ध थे, और ये तीनों ही उन्हें उपहार देने के लिए गए थे। तो उपहार के स्वरूप इन्होंने कुछ भी दिया था, और उसी समय से यह प्रथा चल पड़ी, और क्रिसमस डे के अवसर पर ईसाइयों में उपहार देने का प्रचलन होता है। 8वां है कमिटी। तो कमिटी का मतलब होता है समिति। ठीक है, कोई सभा या कोई समिति, इसको अंग्रेजी में कमिटी कहते हैं। 9वां है इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। 10वां प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से सारे लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग भी लिखे होंगे, और यदि नहीं भी लिखे हैं तो आप लोग अभी लिख लिए होंगे, और आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, समय समय पर दोहराते रहें, देखते रहें। और मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे जो इंग्लिश ग्रामर क्लासेस हैं उनका आप एक अलग नोट ज़रूर बनाएं, यदि आप लोग अभी तक नहीं बना रहे हो तो, क्योंकि नोट्स बना करके रखने से बहुत लाभ होता है। बाद में कभी भी जब आपको ज़रूरत होगी तो आप फटाफट निकालोगे और उसे एक बार देख लोगे, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज का क्लास हमारा इसी टेंस के ऊपर आधारित है, और इसके आधे हिस्से को हम आज ख़त्म कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज के क्लास में। हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बाकी बचे रूल को हम लोग समझेंगे। हमारा टेंस चल रहा है अभी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल, है ना। और इसका पहचान क्या था? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगे रहेंगे। तो
वे सारे वाक्य जो है वो पास्ट इम्परफेक्ट के समझे जाएंगे। तो आज हम लोग रूल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। रूल नंबर 1, 2, 3 को हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, यानी कि ग्रामर 13 में पढ़ा था। आज हम लोग ग्रामर 14 में रूल नंबर 4 to 6 चलेंगे। रूल नंबर 4 किसके लिए होता है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए होता है ना। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए रूल देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले तो वाज या वेयर का प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के चौथे रूप का, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट देंगे यदि वाक्य में है तो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। एकदम सिंपल सा वाक्य लेता हूँ मैं ताकि सबको समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, और ही के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? वाज, ही, नॉट, एकदम रूल के अनुसार चलते चलना है। उसके बाद वर्ब 4, तो वर्ब है पढ़ रहा था, पढ़ना का रीड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, है ना। वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जो होता है WH क्वेश्चंस के लिए। WH क्वेश्चंस कैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप कारण बता करके दे सकते हो, है ना। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह किताब क्यों पढ़ रहा था, तो वो हो जाएगा WH क्वेश्चंस में। और इसका रूल देखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह किताब क्यों पढ़ रहा था, है ना। वह किताब क्यों पढ़ रहा था। तो यहाँ जैसे ही बीच में क्यों आ जाए, क्या आ जाए, तो वो WH क्वेश्चंस के अंतर्गत आ जाता है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले देंगे व्हाई, इसके बाद देखिए वाज या वेयर का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ क्या लगेगा? वाज, व्हाई वाज ही, उसके बाद V4 पढ़ना, रीडिंग बुक। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर, जो होता है WH प्लस नेगेटिव के लिए। और WH प्लस नेगेटिव के लिए रूल होगा WH वर्ड, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का जो पैटर्न है उसे ही यहाँ पे डाल देंगे। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एक एग्जांपल ले लिया जाए इसका समझने के लिए, है ना। तुम उसे क्यों नहीं बुला रहे थे। एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें WH प्लस नेगेटिव लगा हुआ है, क्यों नहीं, ठीक है, कैसे नहीं, क्या नहीं इत्यादि लगा हुआ रहेगा, तो फिर वाक्य हो जाएगा WH प्लस नेगेटिव का। तो व्हाई वेयर यू नॉट कॉलिंग हिम। ठीक है, यहाँ उसे सब्जेक्ट है और उसे के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि WH प्लस नेगेटिव में WH वर्ड शुरू में आएगा, इसके बाद वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहना ही रहना है क्योंकि ये सारे वाक्य प्रश्नवाचक सूचक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट के बचे हुए तीनों रूल को आज हम लोग जान गए, समझ गए। अब इसके ऊपर हम लोग होमवर्क को देंगे और आप लोगों को होमवर्क बना करके रखना है ताकि आप लोग बिल्कुल इसे आत्मसात कर सको। चलिए बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो। तो आप लोग इसका होमवर्क बना करके रखोगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं
अगले होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है होमोफोन्स। जी हाँ, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं इसे समझेंगे। तो होमोफोन्स जो होते हैं, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनके स्पेलिंग में अंतर होता है, साथ ही साथ उनके मीनिंग में भी अंतर होता है। ठीक है, तो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, इसको इस प्रकार से समझेंगे कि सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में इस प्रकार से समझेंगे कि सेम साउंड्स, ठीक है, सेम साउंड्स यानी कि उच्चारण जो होगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो एक जैसा ही होगा, लेकिन उनके स्पेलिंग में अंतर होगा, साथ ही साथ उनके अर्थ में भी अंतर होगा। तो ऐसे शब्दों के युग्म को, या कुछ ऐसे 2-3 शब्द ऐसे होते हैं एक जैसे होते हैं, उनको होमोफोन्स कहते हैं। हिंदी में आप लोगों ने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ा होगा, जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। तो बिल्कुल होमोफोन्स जो हैं वो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ही हैं अंग्रेजी के। ठीक है, तो देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच प्रोनाउंस सेम बट देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आवाज़ तो एक जैसी करते हैं, उनका जो उच्चारण होता है, उनकी जो ध्वनि होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन उनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, आप देखें सी एंड सी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सी है, लेकिन स्पेलिंग में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डबल ई है और यहाँ ई के बाद ए है, और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। सी मीन्स क्या होता है तो देखना, और सी मीन्स क्या होता है तो समुद्र। ठीक है, इसी प्रकार से राइट है ना, दोनों का प्रोनाउंसिएशन राइट ही है, राइट और राइट, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। स्पेलिंग भी आप देख रहे हो कि दोनों के स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल अलग है, और अर्थ भी अलग है। राइट मीन्स सही होता है और इस राइट मीन्स लिखना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग में, उनके अर्थ में अंतर होता है, ऐसे शब्द होमोफोन्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क में ये रहा कि आप लोगों को 20 ऐसे ही होमोफोन्स लिखने हैं। ठीक है, राइट 20 homophones with their meanings। आप लोगों को डिक्शनरी से ढूंढ करके, या यदि आप लोगों को आता है तो आप लोग लिख ही लोगे, लेकिन डिक्शनरी से ढूंढ करके, सर्च करके आप लोग ऐसे 20 होमोफोन्स लिखना है आप लोगों को। ठीक है, फिर अगले क्लास में मैं भी बताऊंगा 20 ऐसे होमोफोन्स के बारे में, लेकिन आप लोग पहले खुद से सर्च करो, एक डिक्शनरी उठाओ और देखो कि ऐसे ऐसे कितने वर्ड मीनिंग हैं जिनके उच्चारण तो एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो आज का ये स्पेशल होमोफोन्स के ऊपर मैंने चर्चा की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के सेंटेंस की ओर, जिसे मैंने तैयार किया है। आज का हमारा सेंटेंस है, ट्राई टू क्रिएट योर आइडेंटिटी बाय योर वर्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके जीवन को बदलने वाला लाइन है। ट्राई टू क्रिएट योर आइडेंटिटी बाय योर वर्क, इसका अर्थ होता है कि आप अपनी पहचान अपने काम से बनाएं। ठीक है, आप अपना
आप अपनी पहचान बनाना चाहते हो, आप अच्छा बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को अच्छे काम भी करने होंगे। लगातार सतत प्रयास करना होगा, खूब मन लगा करके पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा और एक दिन आप लोगों को आपके काम से जाना जाए, आप लोगों को ऐसा बनना है। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा करके। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।